एक नए प्रकरण के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब तक हमने मेरे इस चैनल के माध्यम से वर्णमाला, संधि और कारक के विषय में हम पढ़ चुके हैं। आज अपना जो सबसे महत्वपूर्ण सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समास, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है सिलेबस में, तो आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, उसके बारे में आइए पढ़ते हैं। इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, तो शम उपसर्ग युक्त अस धातु और गए प्रत्यांत से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, अर्थात समसनम। इसकी परिभाषा है समसनम समास है। समसनम समास का आशय यह है कि संक्षेप में लिखना, संक्षिप्तीकरण संक्षिप्तीकरणम समास है। यानी कहने का मतलब है, हम कोई बात है उसको ज़्यादा शब्दों में नहीं कह करके वही बात हम कम शब्दों में कह देते हैं, वही समास होता है। यानी कहने का मतलब है, अनेक पदों का एक पदी भवनम समास है। अर्थात अनेक पद जो होते हैं उनका एक पद में होना समास कहलाता है। संक्षिप्त रूप में बात यह है कि समास जो होता है उसको संक्षेप में कहना। जैसे गागर में सागर भरना हमने सुन रखा है, वैसे ही बड़ी बात को छोटी बात में कहना समास है। इसको हम परिभाषित करते हैं, समसनम समास है, अनेक पदानाम एक पदी बहुनम समास है। और साथ में ये भी हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हटा करके एक पद बनाना, एक शब्द बनाना समास कहलाता है। इसकी परिभाषा हम ये भी कर सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द जो बनता है वो समास कहलाता है। दो वर्णों का जहाँ पर मेल होता है वो संधि होती है, और जहाँ दो या दो से अधिक शब्दों का मेल है वो समास कहलाता है। कैसे? जैसे मैं ये लिखूं, सीतायाः पति, इसका आशय क्या है? सीता का पति। अब मैं यदि इसको इस प्रकार से लिख दूं, सीतापति, तो भी बात वही है जो यहाँ पर है। बात जो यह है वो यहाँ पर है, सीतायाः पति, सीतापति, वही एक अर्थ निकलेगा। यदि मैं कहूँ राज्ञ है पुरुष है, राज्ञ है पुरुष है, चाहे ऐसे कहूँ या ये कहूँ राज पुरुष है, तो बात तो एक ही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, विभक्ति चिन्हों को हटा। समास के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो देखिए समास जो है उसके भेद हैं 5। समास है पंचधा। अपना जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है उसमें दिया हुआ है समास है पंचधा, अर्थात समास के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। 5 भेद हैं समास के। अब वो भेद कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला जो भेद है, हम सामान्य जानकारी के तहत पढ़ रहे हैं, समास है भेद अपने सबसे पहले देखिए केवल समास है। पहला भेद क्या है? केवल समास है। ये क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। पहले इनके भेद के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये भेद कौन कौन से। केवल समास है नंबर 1। नंबर 2 अव्ययी भाव समास है, ये 2 नंबर का हो गया। द्वितीय भेद। तृतीय भेद जो है वो है तत्पुरुष समास है। ये समास का तृतीय भेद है।
अब तत्पुरुष का भेद होता है एक कर्मधारय भेद, और कर्मधारय का भेद जो होता है एक द्विगु समास। ये इसके उपभेद है। कहने का मतलब समास है, पहला जो समास है केवल समास है, दूसरा अव्ययी भाव समास है, तीसरा है अपना तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष का भेद होता है कर्मधारय समास है, और कर्मधारय का भेद होता है द्विगु समास है। अब चौथा जो होता है वो होता है अपना बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है, ये होता है अपना चौथा समास। और पांचवा समास जो है वो है अपना द्वंद्व समास। पांचवा समास जो है वो है द्वंद्व समास। इस प्रकार से जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार समास है पंचदा। 5 भेद है समास के। कौन कौन से? प्रथम है केवल समास है, द्वितीय अव्ययीभाव समास है, तृतीय तत्पुरुष है समास है, चतुर्थ है बहुव्रीहि समास है, और पंचमे जो है वो है द्वंद्व समास है। अब ये समास के तत्पुरुष के भेद कर्मधारय और द्विगु, मुख्य भेदों में इनकी गणना नहीं होती है। अब देखिए ये हो गए इनका सामान्य जानकारी। अभी हम पढ़ेंगे कि भी सामान्य जानकारी में क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन केवल समास के बारे में कि भी केवल समास क्या होता है। पहला भेद जो अपना है वो केवल समास क्या है, सामान्य जानकारी ले रहे हैं अभी केवल समास की हम। केवल समास है, इसकी परिभाषा ऐसे आती है संस्कृत व्याकरण कौमुदी में कि लघु सिद्धांत कौमुदी जो है या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है उसमें आता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, विनिर्मुक्त है समास है केवल समास है। जो प्रथम समास है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है समास है केवल समास है। क्या कह रहा है कि विशेष संज्ञा से मुक्त, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। विशेष संज्ञा से मुक्त जो समास होता है वो केवल समास होता है। अब विशेष संज्ञा से मुक्त कैसे है हम आगे पढ़ेंगे कि भी अव्ययीभाव जो है उसमें पूर्व पद प्रदान होता है, तो तत्पुरुष में है उसमें उत्तर पद प्रदान होता है, बहुव्रीहि है उसमें अन्य पद प्रदान होता है। तो इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं केवल समास में। इसमें न तो कोई पद प्रदान होता है और न ही कोई विशेष संज्ञा से ये युक्त है, अर्थात उससे मुक्त है, अर्थात इसमें विभक्तियों का लोप नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए देखते हैं, एक उदाहरण है भूतपूर्व है, एक उदाहरण है इसका भूतपूर्व है। तो अब इसमें देखिए आपको ये विशेष ध्यान करना है कि इसका विग्रह है पूर्वम भूतः। इसका विग्रह क्या है? पूर्वम भूतः। अब आपको ध्यान ये करना है, एक तो ये विग्रह हो गया, एक इसका विग्रह होगा पूर्व अम भूत सु। ये मैं आपको जानकारी दे देता हूं साथ में कि भूतपूर्व जो है वो इसका विग्रह है पूर्वम भूतः है, पूर्व अम भूत सु। ये 2 विग्रह हो गए। कितने विग्रह हो गए? 2 विग्रह। अब यहां पर देखिए इसको कहते हैं लौकिक विग्रह। इसको क्या कहते हैं? लौकिक विग्रह। ध्यान देना है आपको। और इसको कहते हैं अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह। यहां पर मैं आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूं। पहले यहां समझ लीजिए, एक है समस्त पद, दूसरा होता है विग्रह। समास विग्रह कह सकते हैं हम, विग्रह। तो यहां पर ये जो बात समझानी है आपको वो ये है कि ये जो पद है, ये जो पद है इसको समस्त पद या सामासिक पद। क्यों? यहां पर देखिए, यहां पर पूर्वम में द्वितीय विभक्ति है और भूत है प्रथमा विभक्ति है। तो यहां पर जो विभक्तियां हैं, कहने का मतलब यह है कि जब भी विभक्ति चिन्ह हटा करके, हमने परिभाषा पढ़ी है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हटा करके एक नया पद बनता है, वो समास होता है। तो समास जो होता है उसको हम समस्त पद कह सकते हैं या हम उसको सामासिक पद कह सकते हैं। कई बार आता है
कि विभक्ति चिन्हों को हटा करके जो पद नया बनता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम होता है समस्त पद या सामासिक पद। अब इनको जब अलग अलग किया जाता है, जैसे ये भूतपूर्व है जो सामासिक पद है या समस्त पद है। अब इसका विग्रह है पूर्वम भूत है। दो विग्रह बताए मैंने, पूर्वम भूत है, पूर्वम भूतसु। एक के नीचे नाम लिखा है मैंने लौकिक विग्रह, दूसरे के नीचे नाम लिखा है मैंने अलौकिक विग्रह। अब इसमें क्या है देखिए, अब इसमें आपको ध्यान देना है कि लौकिक अर्थात हम जो समझते हैं, जैसे ही सीधा समझते हैं, लोक व्यवहार के लिए जो काम आता है उसको तो लौकिक विग्रह कहते हैं। और अलौकिक विग्रह इसमें प्रकृति प्रत्यय आदि का विधान होता है, अर्थात इसके माध्यम से ये रूप सिद्ध होता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि विग्रह जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है लौकिक विग्रह और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह जो है लोक व्यवहार के लिए प्रयुक्त होता है और जो अलौकिक विग्रह होता है उसमें अपने प्रकृति प्रत्यय आदि होते हैं, अर्थात विभक्तियां होती है, उसके माध्यम से अपना जो समस्त पद है वो बनता है। अब ये समस्त पद आपके समझ में आ गया, सामासिक पद आ गया, अब विग्रह आ गया। अब विग्रह जो दो प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये लौकिक विग्रह है, भूतपूर्व है, पूर्वम भूत है, तो ये एक समस्त पद बनेगा, विग्रह आपके दिया हुआ है। तो केवल समास जो है, केवल एक दो उदाहरण इसके आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक इसका उदाहरण और है, वो आप लिख सकते हैं वागर्था विव। वागर्था विव ये एक और इसका उदाहरण है, तो इसका विग्रह क्या होता है, वागर्थौ, वागर्थौ इव, वागर्थौ इव, ये हो गया लौकिक विग्रह। और वागर्थ औ इव इति अलौकिक विग्रह, दो विग्रह होते हैं। तो ये आपका पहला समास हो गया, केवल समास है। कई बार परीक्षा में यदि पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि विशेष संज्ञा से जो मुक्त समास होता है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है समास है, केवल समास है, प्रथम है। तो प्रथम भाग अपना जो है सामान्य जानकारी के तहत हम केवल समास की जो जानकारी कर रहे थे वो हो गई, और हमने समस्त पद और समास विग्रह के बारे में जान लिया है कि समस्त पद जो होता है विभक्ति चिन्हों को हटा करके जो पद बनता है वो समस्त पद बनता है। और यदि विभक्ति चिन्हों से युक्त है तो दो प्रकार के अपने जो है विग्रह होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। और हमने सामान्य जानकारी के तहत केवल समास के बारे में पढ़ा है। दूसरा अपना जो है सामान्य जानकारी कर रहे हैं हम अव्ययी भाव समास है। दूसरा जो समास है अपना उसका नाम है अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव जो समास है वो क्या है, देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है कि प्रायेण प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधाने, पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है, अव्ययी भाव है, अर्थात पूर्व पद जिसमें प्रदान होता है, पूर्व पद जिसमें प्रदान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद प्रदान कैसे, अब इसमें क्या है, एक सामान्य परिभाषा है कि जहां जिस समास में प्रथम पद जो दो पद होते हैं, पहला पद उसको प्रथम पद या पूर्व पद और दूसरा जो पद होता है उसको उत्तर पद। तो यहां पर प्रथम पद जो होता है वो या तो उपसर्ग होगा या अपना अव्यय होगा। निपात कह सकते हैं, अव्यय कह सकते हैं। न व्ययम इति अव्ययम, जो खर्च नहीं हो, जैसे यथा है और उपसर्ग आप जानते हैं 22 होते हैं, प्र प्रा अप सम अनु अव निस निर, ये जो वाले उपसर्ग हैं ये आ जाते हैं। पहला पद या तो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा और दूसरा पद अपने संज्ञा होता है। तो यहां पर ये ध्यान देना, सामान्य जानकारी के तहत हम पढ़ रहे हैं। तो अव्ययी भाव समास है प्रायण पूर्व पदार्थ प्रदानो अव्ययी भाव समास। हम केवल अभी सामान्य जानकारी कर रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हम बाद में करेंगे। इसका उदाहरण देख लो, अधिहरि, ये अधिहरि है, इसका उदाहरण है। तो ये देख लीजिए, पूर्व में इसके उपसर्ग आ गया है। अगला हम देखते हैं तत्पुरुष है समास है, तत्पुरुष है समास है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास हम इसकी सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
तत्पुरुष समास है। यहाँ पर क्या होता है, प्रायेण उत्तर पद प्रधाने, उत्तर पद प्रधानो, उत्तर पद प्रधान है तत्पुरुष है। यहाँ पर उत्तर पद जो प्रधान होता है वो तत्पुरुष होता है, अर्थात इसमें जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। जैसे हमने पढ़ा था राज्ञ है पुरुष है, राज्ञ पुरुष है, तो यहाँ पर पुरुष शब्द है जो अपना मुख्य भाव लिए हुए रहता है। तीसरा जो हमने पढ़ा था तत्पुरुष के भेद पढ़े थे हमने, एक पढ़ा था कर्मधार्य, यानी इसमें क्या होता है, कर्मधार्य में हम सामान्य जानकारी के तहत विशेषणम विशेषण बहुलम, विस्तार से हम बाद में पढ़ेंगे, विशेषणम विशेषण बहुलम, अर्थात जहाँ पर एक पद विशेषण होता है दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात एक पद है विशेषता बताने वाला होता है और एक जिसकी विशेषता बताई जाती है, वहाँ पर कर्मधार्य भेद होता है। और कर्मधार्य का जो भेद होता है वो हम पढ़ चुके हैं द्विगु, तो संख्या पूर्व द्विगु हो, यानी वह समास जिसमें संख्या पूर्व पद में संख्या होती है। तो जैसे सप्तऋषि है तो पहला पद क्या है, सप्त है, ऋषि बाद का दूसरा है पद, तो यहाँ पर पहला पद जो संख्यावाची होता है उसको अपने कर्म द्विगु समास कहते हैं। फिर इसके बाद हमने जो तीसरा पढ़ा था केवल समास हमने पहला पढ़ लिया, दूसरा अव्ययभाव, तीसरा हमने तत्पुरुष समास पढ़ लिया, चौथा है जो अपना है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, इसमें अन्य पद प्रधान है, प्रायेण अन्य पद प्रधानो, यानी तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे मैं अभी आपको ये कहूं 10 आननानि यस्य से, 10 मुख हैं जिसके वे, तो आप जो 10 आननानि हैं उसका अर्थ क्या लगाओगे, 10 मुंह तो रावण के हैं, अर्थात आपके दिमाग में सीधा ही रावण आया। तो इसका मतलब यह है कि अन्य पद प्रधान है, क्या है, अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधानों, अन्य जो पद प्रधान होता है वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, इसमें तीसरा अर्थ निकलता है। पांचवा समास हम 4 पढ़ चुके हैं। पांचवा जो समास है द्वंद्व समास है। ये क्या है, द्वंद्व समास है, क्या कहता है कि प्रायेण उभय पद प्रधान है। उभय का मतलब होता है दोनों, पहला पद और दूसरा पद, ये दोनों ही पद जो हैं प्रधान होते हैं। यहाँ पर जैसे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं बहुव्रीहि का, जैसे 10 आननानि यस्य से, 10 आननानि यस्य से, और यहाँ पर उभय पद प्रधान है। उभय, उभय पद या उभय पदार्थ, उभय पदार्थ या उभय पद बात है कि उभय पद प्रधान है, उभय पद प्रधाने द्वंद्व, यानी उभय पद प्रधान जो होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे मैं आपको कहूँ माता पितरौ, ये मैंने लिखा माता पितरौ, तो यहाँ पर क्या है, इसका समास विग्रह क्या होगा, माता च पिता च, यानी यहाँ पर माता और पिता दोनों की ही प्रधानता है। तो ये जो है उभय पद प्रधान अपना कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। तो इस प्रकार से ये समास जो हैं हमने सामान्य जानकारी पढ़ी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। समास जो है संक्षेप में किसी बात को कहना, घाघर में जो सागर भरा जाता है वो भी सामासिक पद से ही संभव है। तो समास शब्द की व्युत्पत्ति जो है सम धन आस अस धन गए, सम अस धन गए, अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु गए प्रत्ययुक्त जो है वो समास है। सम और आस, यानी कहने का मतलब है पास पास बैठना। दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं, पद होते हैं, उनके विभक्ति चिन्हों को हटा करके एक नया पद बनता है, उसको समास कहते हैं। अनेक पदी, अनेक पदस्य या अनेक पदानाम एक पदी भवनम समास है, या संक्षिप्तीकरणम समास है। जैसा कि मैंने उदाहरण में बता दिया आपको, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के 5 भेद होते हैं। समास है पंचदा कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर पुनः बता दूं। प्रथमे केवल समास है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है समास है।